चलिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। समय पूरा हो चुका है और आज की सुबह की मीटिंग में हम लोगों के बीच में, जैसा कि सभी लोगों को कल पता ही चल गया था, दीपक जी आ रहे हैं बहुत ही जबरदस्त सेशन करने के लिए। तो हम जाएंगे, आप लोग जोरदार तालियों से हैंड रेज करके उनका वेलकम करिए। सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं उनके उत्साह के लिए, और जितना हैंड रेज होगा उतने ही जो है उत्साह उनका रहेगा, उतनी अच्छी तरह से वो अपने जो है जो भी चीजें लाए हैं वो आपको बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे। वेलकम दीपक जी, स्वागत है आपका सुबह सुबह की मीटिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर आने के लिए और अपना बेशकीमती समय मुझको देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम दीपक कुमार श्रीवास्तव है और मैं अपनी पत्नी श्रीमती शिल्पी श्रीवास्तव की आईडी पर लगभग 3.5 सालों से, सर आवाज क्लियर हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। स्टीज बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ और 3.5 साल पहले मैं इस जादू दुनिया का हिस्सा बना, जो कि दूर से कुछ और नजर आती है और पास से कुछ और नजर आती है। जैसे जैसे आप समुद्र की गहराई में जाते हैं, जैसे जैसे उसके आप तल को छूने का प्रयास करते हैं, पानी और भी साफ होता जाता है। करीब करीब 3.5 साल पहले आप ही की तरह मुझे भी ये जिंदगी बदलने वाले बिजनेस को अचानक से देखने का अवसर मिला। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ इस ट्रेनिंग सेशन को, जिसको मैंने अपनी टीम के लिए डिजाइन किया है और नए लोगों के लिए बनाया है। तो बहुत सारे लोग पिछले महीने भी मुझसे जुड़े होंगे, बहुत से लोग आगे सुने, बहुत से लोग सोशल मीडिया के माध्यम सुन सकें। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि लोगों से बात कहाँ से करनी है, क्या बात करनी है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। और बहुत सारे लोगों के बहुत से सवाल रहते हैं जब हम लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे, तो आप लोगों के भी कुछ बहुत सवाल फेस करने पड़ते होंगे फील्ड में। तो आज इस सेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह डे वन से अपने बिजनेस को अपने कंधों पर बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द बिजनेस। अपने आप में ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन है आपके अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, और यदि आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये रहती है, आप पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। क्योंकि यदि आपको इस बिजनेस में दौड़ना है तो हाथ तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप भागने को तैयार हैं तो आज के सेशन में वो सारी चीजें मिलेंगी जो हमको इस बिजनेस के अंदर इंडिपेंडेंट बनाएंगी। तो स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे सर? स्क्रीन शेयर हो रही है सर? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ए वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, जिंदगी संभावनाओं का खेल है। बहुत टाइम आएगा आपको अपनी जिंदगी में करते करते जब आपको गिव अप करने का मन करेगा। बहुत बार आएगा और आया भी होगा अब तक। बस एक बात याद रखना, शुरू क्यों किया था। और जिंदगी संभावनाओं का खेल है। प्राचीन काल में एक सुल्तान था, उसने अपने राज्य में 2 कैदियों को फांसी की सजा सुनाई। सुल्तान ने दोनों कैदियों से पूछा कि कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। पहले कैदी ने कहा
मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है। अगले दिन उसको फांसी पर लटकने जाना था। दूसरे से वही प्रश्न किया गया। वो कैदी जानता था कि राजा के पास एक घोड़ा है जिसे राजा बहुत प्यार करता है। उसने बोला, महाराज, मुझे तो मार ही रहे हो, लेकिन यदि आप मुझे 8 महीने का समय देते हो तो मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा। मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। उसको पता था कि सुल्तान अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है। सुल्तान बोला, वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? कैदी बोला, जी हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तो मर ही रहा हूँ, क्यों ना ये विद्या मुझसे ले लो। सुल्तान को लगा कि अगर ऐसा हो गया तो मैं दुनिया का एकमात्र ऐसा राजा रहूंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। सुल्तान बोला, अगर ऐसा ना हुआ तो उसने कहा, गोली मार देना, हूं तो तुम्हारा कैदी। शाम को दोनों दोस्त जेल में मिले। दोस्त ने कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे पास ऐसी विद्या कहाँ है? उसने बोला, मैंने अपने आप को 4 संभावनाएं दी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, घोड़ा बूढ़ा हो गया है, क्या पता महीने 2 महीने में ये मर जाए। पॉसिबिलिटी नंबर 2, राजा कौन सा जवान है। पॉसिबिलिटी नंबर 3, क्या पता मैं भी नेचुरल डेथ मर जाऊं, तुम्हारी तरह कल फांसी पर भी नहीं लटकूंगा। और पॉसिबिलिटी नंबर 4, क्या पता मैं घोड़े को उड़ा ही दूं, और कुछ भी ना हुआ तो मैं तुमसे 8 महीने ज्यादा जीऊंगा। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ट्रूली डिफाइन करना है तो ये वर्ड बहुत ही ज्यादा प्रभावी होंगे। विकास, नेटवर्क मार्केटिंग एक दुनिया है संभावनाओं की। दिस इज वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर की डजंट मैटर कि आप इसके पहले आपके साथ क्या हुआ या इसके पहले आप क्या करते थे। इस बिजनेस के अंदर आप जिस दिन चाहें, आप उस दिन से एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, एक नई कहानी अपने जीवन के लिए लिख सकते हैं। और इसीलिए मैं इस बिजनेस का फैन हूँ, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी और कहीं पर नहीं है। जैसे कि आप इमेजिन करो कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई की और मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो गया। उसके 6 महीने बाद मुझे लगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, अब मुझे पीडब्ल्यूडी में काम करना चाहिए। इज इट नॉट माई कंट्रोल? नो। या मान लीजिए मैं हजरतगंज के सबसे वीआईपी एरिया में कोई शॉप खोल लूं और कोरोना आने के बाद मुझे लगने लगे कि यार मैंने ये दुकान मैंने गलत खोल ली, मुझे तो एक ऑनलाइन पोर्टल खोलना चाहिए। अब मैं अपनी दुकान को ऑनलाइन पोर्टल में शिफ्ट कर सकता हूँ? नो, नेवर। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सपोज करिए आपने कोई नए शहर में काम करना शुरू किया या कोई नए लीडर के साथ काम करना शुरू किया और मान लिया उसके साथ काम करने का मन नहीं बना, या आपके चुने हुए शहर से अधिक बिजनेस नहीं आ रहा है, तो क्या आप मूव ऑन कर सकते हैं? यस। यही कारण है कि इस बिजनेस को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है कि आप जिस दिन चाहो अपने पुराने पन्नों को जलाकर अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखना शुरू कर सकते हो। दैट इज पावर ऑफ वेस्टीज, दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, स्लाइड। एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल कोविड का बुरा दौर चल रहा है और रोज कुछ ना कुछ बातें दिमाग में आती रहती हैं। एक प्रॉब्लम हम सभी लोग आजकल फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस प्रॉब्लम को एक नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप लोगों ने कभी न कभी जीवन में कॉइन देखा होगा। दोस्तों, कॉइन के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है
जिसको हम बोलते हैं हेड, और दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं टेल। यदि मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे हेड दे दो, तो आप बोलोगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर आपको कॉइन लेना है तो आपको दोनों हिस्से, हेड और टेल दोनों लेने पड़ेंगे। उसी प्रकार जब जीवन में बदलाव नाम का कॉइन आएगा, उसके भी हमेशा दो साइड होंगे, उसके भी हमेशा दो पहलू होंगे। पहला जो साइड है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, अवसर, और दूसरा साइड है उसको बोलते हैं प्रॉब्लम। कभी भी ऐसा नहीं होगा अपॉर्चुनिटी अकेले चलकर आएगी, हर प्रॉब्लम अपने साथ में अपने हिस्से की समस्या जरूर लेकर आएगी। लेकिन दूसरा भी सत्य है कि जीवन में कोई भी समस्या अकेले नहीं आएगी, हर समस्या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर लाएगी। और यह भी एक नश्वर सत्य है कि समस्या जितनी भी बड़ी होगी, अपॉर्चुनिटी भी उससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम फोकस अपॉर्चुनिटी पर रखते हैं या कि प्रॉब्लम पर। जैसे उदाहरण के रूप में आज कोरोना एक भीषण महामारी बन चुकी है, ये हम सब जानते हैं। आप यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, न्यूज चैनल खोल लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, एवरीबॉडी एवरी हेयर प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। इसको तो डिनाय किया ही नहीं जा सकता कि प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी समस्या पर कुछ लोग विजनरी लीडर या कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जिनको ये बात समझ में आती है कि नो डाउट ये एक समस्या है, लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी जरूर आई होगी। और यही लोग, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता, अगर 2020 का विजन प्रॉब्लम गुजर गया और ऐसे ही 2021 का भी ये बड़ा प्रॉब्लम गुजर जाएगा, पक्का गुजर जाएगा। लेकिन होगा क्या, 2022 आते आते वो लोग जिन्होंने प्रॉब्लम के ऊपर नहीं अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान लगाया, उन लोगों को दुनिया बोलेगी कुछ नहीं यार, इन्होंने तो कमाल कर दिया। और जो लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते रहेंगे उनको दुनिया बोलेगी इनकी तो किस्मत ही खराब है, इनको तो कोरोना ने ही डुबो दिया। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके और मेरे पर निर्भर करता है कि फोकस प्रॉब्लम पे रखना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी पर। अगर मैं उदाहरण के रूप में आपसे कहूँ कि कोरोना आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करो तो ये सबसे ज्यादा गोल्डन टाइम है लोगों की मदद करने की नीयत से हम लोग अपनी रिटेलिंग को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में हमारे हेल्थ सप्लीमेंट और एयर प्यूरीफायर लोगों को देने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा अब इतना ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको और हमको केवल अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देने की आवश्यकता होती है, लोग अपने आप बाय करने लग जाते हैं। दिस इज बिग अपॉर्चुनिटी। उसी प्रकार एक और बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉकडाउन। हर हफ्ते 2 हफ्ते महीने लॉकडाउन लग जाता है, या फिर कहीं ना कहीं लॉकडाउन नहीं भी लगता है तो भी हमको और आपको, मुझे पता, आपको पता है कि महंगाई आसमान को छूने वाली है आफ्टर लॉकडाउन। तब के समय में हम अपने बिजनेस को और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी उस समय कोई ना कोई अवसर ढूंढ रहा होगा। तो मैं सिर्फ आपको इस स्लाइड के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब भी जीवन में कोई समस्या आए, जरूर देखने की कोशिश करिए उस समस्या के साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। जैसे एक और अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताता हूँ कि आज की दुनिया में
आज की दुनिया में इलनेस से लेके बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। लोग जो है इलनेस से बिजनेस तरफ जा रहे हैं। ये सत्य है कि आज लोग क्योर की जगह प्रिवेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज हर आदमी यही सोच रहा है कि मुझे कहीं न कहीं प्रिवेंशन मिल जाए, कि मतलब मैं बीमार ही ना पड़ूँ। जैसे आज के समय में सब लोग यही कहते हैं कि सावधानी ही इसका बचाव है। मतलब यदि आप कोरोना से बचना चाहते हैं, तो अपनी शरीर की इम्यूनिटी को ज़रूर बढ़ाइए। और अगर अपनी इम्यूनिटी को मैं और आप बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो नाम आएगा वो है आयुर्वेदा। क्योंकि आयुर्वेदा ही वो विज्ञान है जो इंसान की दो तरफ़ा काम करती है। एज़ ए प्रिवेंशन भी काम करता है और एज़ ए क्योर भी काम करता है। एज़ वी आर सो लकी कि वेस्टीज में आज आप और मैं वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्टों के साथ डील कर रहे हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आज दुनिया जिस तरफ जा रही है, हम लोग पहले से ही उस तरफ हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप और मैं संसार की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज के साथ हैं। नाउ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग या प्रोडक्ट्स का जो फ्यूचर है, कैसे इस बात की गारंटी है कि हम लोग इस बिज़नेस में बहुत सारा पैसा कमाएँगे। ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि इस बात को समझिएगा कि इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी इंडस्ट्री दोस्तों 3 फेजेज़ से होकर गुजरती है। पहला फेज़ जो होता है उसको बोलते हैं सहूलियत। सहूलियत का मतलब होता है लग्ज़री। मतलब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी नई-नई मार्केट में आएगी, तो वो उस समय वो मार्केट के लिए एक लग्ज़री का विषय होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आज से 20 साल पहले नए-नए मोबाइल फ़ोन आए या 25 साल पहले नए-नए एसी आए, तो उस समय मोबाइल फ़ोन या एसी मार्केट के लिए लग्ज़री थी, एक सहूलियत थी। बहुत कम लोग ही उस तरफ जाते थे और जिन लोगों के पास ये होता भी था, तो उनको हम लोग एक तरीके की रिस्पेक्टेडफुल निगाह से देखते थे कि वो बहुत बड़ा आदमी है। इसके पास फ़ोन है या इसके घर में एसी है, लगता मतलब वो, लेकिन वो समय सेम नहीं रहता। धीरे-धीरे वो सहूलियत ज़रूरत में तब्दील हो जाती है। जैसे 25 साल पहले एसी एक सहूलियत था, लेकिन आज वो हर व्यक्ति की ज़रूरत बन गया है। मोबाइल फ़ोन 20 साल पहले एक सहूलियत था, लेकिन आज वो एक ज़रूरत बन गया है। आरओ 15 साल पहले सहूलियत था, लेकिन आज वो हर घर में ज़रूरत का विषय बन गया है। एयर प्यूरीफायर आज के समय में कितना ज़रूरी हो गया है। लेकिन ये श्रृंखला यही रुकती नहीं है दोस्तों, और अल्टीमेटली आज की सहूलियत आने वाले कल की ज़रूरत, आने वाले परसों की मजबूरी बन जाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन आज एक सहूलियत या ज़रूरत का विषय नहीं है, आज ये एक मजबूरी का विषय है। सैनिटाइज़र कोरोना से पहले सहूलियत था, लेकिन आज ये मजबूरी का विषय है। इंटरनेट आज एक मजबूरी का विषय है। सैनिटाइज़र से लोग पहले हाथ साफ करते थे, तो लोग उनका मज़ाक उड़ाते थे। लेकिन आज ये सहूलियत या ज़रूरत छोड़ दीजिए, वो सीधा मजबूरी में कन्वर्ट हो गया। मास्क आज एक मजबूरी का विषय है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि वेस्टीज में जब हम लोगों ने शुरू किया था, उसमें वेस्टीज एक सहूलियत का विषय था। हम लोगों के पास जाकर कहते थे कि आप इस बिज़नेस से एक एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला ले सकते हैं। सो मैं स्लाइड के माध्यम से यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक होता है विज़नरी लीडर, जो पहले चीज़ों को भाँप लेता है, और एक होता है फॉलोवर। फॉलोवर क्या होता है कि जो ट्रेंड चल रहा होता है, उसके पीछे-पीछे चलने लगता है। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक ट्रेंड हिंदुस्तान के अंदर आने वाला है,
या आ रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उसके पीछे पीछे चल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, या जब वो ट्रेंड हम लोग को समझ में आ रहा है, इसके पहले कि वो आपकी मजबूरी बन जाए, आप उस ट्रेंड को आज ही पकड़िए या उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए कि आपको 10 गुना 100 गुना ज्यादा फायदा हो। दैट इज कॉल्ड विजन, और वो आज पॉसिबल है इस शानदार इंडस्ट्री के अंदर, वेस्टिज के अंदर। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आज के विषय के हिसाब से लोगों के लिए आज उनके घर में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, या ये बिजनेस आने वाले समय में एक मजबूरी की तरह बन जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और मुझे और आपको उस नदी से होते हुए 200 किलोमीटर आगे जाना है। तो मुझे और आपको वो नदी के अंदर जो नाव है 200 किलोमीटर चलाने के लिए मेहनत नहीं करनी है। मुझे और आपको बस इतनी ही मेहनत करनी है कि उस नाव को थोड़ी सी मेहनत करके बीचों बीच ले आए। बाकी काम जो नदी का बहाव है, जो नदी का रुख है, वो अपने आप मेरे और आपके फेवर में यात्रा करवा देगा। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग की परिस्थिति बिल्कुल सेम है दोस्तों। मुझे और आपको अगर इस गोल्डन टाइम के अंदर, अच्छा मैं गोल्डन टाइम को कोरोना को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, गोल्डन टाइम बोल रहा हूँ मैं अब एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। अगर हम आज चाहें तो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन को 2022 तक इस लेवल पर ले जा सकते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ये समय की धारा ही हमारे फेवर में बहना शुरू करेगी और अपने आप ही हमारे बिजनेस को और हमारे प्रोडक्ट्स को ले जा सकेगी। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ये सब आप लोग सब जानते होंगे। मैं सिर्फ एक लाइन बोलकर इस बात को खत्म करूंगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग सामान को बेचने की एक प्रक्रिया ही है बाजार में। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग सामान को बेचने का एक तरीका ही है। फर्क ये है कि कुछ लोग इसे मॉल से बेच रहे हैं, कुछ लोग शॉप से बेच रहे हैं, कुछ लोग रेड़ी पटरी लगाकर बेच रहे हैं और कुछ लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं, और हम लोग कस्टमर टू कस्टमर बेच रहे हैं, लेकिन बेच हम लोग सामान ही रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिससे हम सामान को बेच रहे हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि जो सामान हम आज बेच रहे हैं वो सामान बाजार की जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी बन रहा है, क्योंकि हम आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट में डील कर रहे हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है जिससे नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, उसको हम कहते हैं पर्पस यूज रिकमेंडेड। पहले आप खरीदिए, फिर इस्तेमाल कीजिए और फिर सलाह दीजिए, फिर रिकमेंड कीजिए। जो व्यक्ति इस प्रिंसिपल के अलावा जो कुछ कर रहा है, मतलब खरीदता नहीं इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है रिकमेंडेड नहीं कर रहा है, रिकमेंड नहीं कर रहा है, या ना खरीद रहा है ना इस्तेमाल कर रहा है और ना ही रिकमेंड कर रहा है, तो याद रखिए वो चाहे जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो लंबे समय तक इस बिजनेस को नहीं कर सकता। क्योंकि ये बेसिक सिद्धांत है कि आप प्रोडक्ट्स को खरीदिए, फिर उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर जेन्युइन तरीके से उसको रिकमेंड कीजिए, तभी आपका बिजनेस नेचुरल फ्लो तरीके से आगे फ्लो करेगा। आगे चलते हैं। ये बिजनेस है, इसमें समय लगता है। लंबे समय तक चलने वाली कोई भी चीज या कोई भी अच्छा काम समय लेता है, और उसे पूरी करने के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण जरूरी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी अन्य बिजनेस जैसा ही है, और इसे भी अन्य बिजनेस की तरह ही हर दिन सीखने की जरूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग
बिजनेस स्वयं एक लीडर बनकर एवं अपनी टीम में लीडरों को तैयार करके ही बनाया जा सकता है। टीम में एक लीडर को तैयार करने का मतलब है एक पेड़ को बड़ा करना। एक वृक्ष को सही तरीके से विकसित करने के लिए नियमित देखरेख एवं संयम की आवश्यकता होती है। एक बड़ी टीम बनाने के लिए स्वयं के विकास के अलावा टीम में एक एक करके लीडरों का भी विकास करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने के लिए 5 से 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसमैन के लिए भी कुछ सालों की मेहनत की जरूरत होती है। क्योंकि आपने ये बिजनेस शुरू किया है, इसलिए अपने अंदर ये संकल्प ले लें कि आप इस बिजनेस को कम से कम 3 सालों तक नहीं छोड़ेंगे। यह संकल्प करें कि उससे संबंधित हर प्रोग्राम से आप जुड़े रहेंगे और सफलता तक पहुंचने के लिए अपनी 100% भूमिका निभाएंगे। बिजनेस में आने के लिए एक विद्यार्थी की तरह पहले उसे सीखें और फिर उसमें पारंगत हो जाएं। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है, पर अगर वो अपने चरित्र एवं क्षमताओं को विकसित नहीं करते हैं तो उनका बिजनेस बंद होने लगता है। भगवान भी आपके सपनों को तभी साकार करेंगे अगर आप यह साबित करेंगे कि आप उस लायक हैं, और आप ये साबित तभी कर पाएंगे जब कुछ सालों तक लगातार आप इस हर दिन सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बड़े सपनों के साथ शुरू कीजिए एवं समर्पित हो जाइए कि आप उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका दृष्टिकोण एक सच्चाई बनकर सबके सामने ना आ जाए। हमेशा याद रखिए, चैंपियन किसी रिंग में नहीं बनते, उन्हें वहां सिर्फ पहचान मिलती है। आगे स्लाइड पे चलता हूँ। वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट चॉइस। क्यों ये आपका जो है बेहतर चॉइस हो सकता है? नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। नो रिस्क ऑफ लॉस, कुछ भी खोने का डर नहीं है। नो ह्यूज स्टॉकिंग, नो गो डाउन, ना कुछ सामान आपको स्टॉक करना है, ना कोई बड़ा गोडाउन बनाना है। नो डेडिकेटेड वर्क प्लेस, नो रेंट, ना कोई जगह लेनी है, ना कोई किराया देना है। नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ना तो कोई घंटा है समय, अपने आप अपने समय के अनुसार काम कीजिए। नो टारगेट ऑफ बाउंडेशन, ना तो आपके पास कोई इसमें टारगेट है। नो मेजर अकाउंटेबल। ओके, तो अभी तक मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए और ये भविष्य में कहां तक जाएगी, इसके बारे में कुछ लॉजिकल रीजन बताने की कोशिश की है। अब नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू कैसे किया जाए इसके बारे में समझने का प्रयास करता हूँ। सो अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो ये है कि आपको अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा। ये बिजनेस आपका अपना है, आपके अपलाइन का नहीं है। अपलाइन का रोल आपको प्लेटफॉर्म देने के बाद ही खत्म हो जाता है। तो पहली चीज जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, वो पहला पड़ाव ही ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको यही करना है, सबसे पहला पॉइंट जो आपके अपने दिमाग में रखना है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टीज करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि जब क्यों का जवाब मिल जाता है तो कैसे का जवाब अपने आप मिल जाता है, और जब आप कैसे का जवाब ढूंढने निकलते हैं तो केवल क्यों ही क्यों रह जाता है। लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी था, लोग बेहद रुचि भी ले रहे थे, विशेषज्ञ योगदान करने के लिए उत्सुक थे, पर्याप्त मात्रा में धन भी उपलब्ध था। सफलता के लिए हर आवश्यक साधन से लैस सैमुअल लैंगली 19वीं शताब्दी में विमान उड़ाने वाले पहले व्यक्ति बनने की तैयारी में थे।
उनके मित्रों में कुछ सरकारी सेवाओं और व्यापार में उच्च पदों पर थे। लैंगली को उनके इस प्रोजेक्ट के लिए $50,000 का अनुदान मिला, जो उस समय के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने उस समय के सर्वश्रेष्ठ मेधावी लोगों को इकट्ठा किया, अपनी अनुभवी टीम बनाई। ली ने जो टीम गठित की और उनके उपलब्ध संसाधनों से उनकी सफलता तय थी। क्या सचमुच ऐसा हुआ? उनसे कुछ 100 मील की दूरी पर विल्बर और ओरविल राइट ब्रदर अपनी उड़ने वाली मशीन पर काम कर रहे थे। उड़ने को लेकर उनका जुनून इतना अधिक था कि उससे उनके शहर के एक उत्साही और प्रतिबद्ध समूह को प्रेरणा मिली। उनके इस प्रयास के लिए कोई फंड भी नहीं था और ना ही उनके पास कोई अनुभवी टीम थी, मगर यह टीम साधारण सी साइकिल की दुकान पे मिली और अपना लक्ष्य साकार करने में जुट गई। 17 दिसंबर 1903 को इतिहास में पहली बार कुछ लोगों के एक समूह ने एक व्यक्ति को हवा में उड़ते देखा। ऐसा क्या हुआ कि राइट ब्रदर सफल हो गए, जबकि बेहतर संसाधनों के बावजूद ली और उनकी टीम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। यह किस्मत की बात नहीं थी। राइट ब्रदर्स और ली दोनों ही अपने काम के प्रति समर्पित थे। वे एक ही लक्ष्य के लिए काम भी कर रहे थे, लेकिन राइट ब्रदर्स ने अपने काम की शुरुआत क्यों से की। इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको केवल इस चाहता हूँ कि क्यों जरूरी है। आगे लेके चलता हूँ। योर रीजन टू पर्पस नेटवर्क मार्केटिंग। इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको कुछ रीजन समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको कोई मदद मिल सकती है। एक्स्ट्रा इनकम, सेकंड इनकम ऑफ सोर्स, ग्रेट हेल्थ, बीइंग रिच एंड फेमस, फाइनेंशियल फ्रीडम, luxury lifestyle, dream house, car vacancies, secure future for family, legacy of kids, early retirement, entrepreneurs being your own boss, quality time with family, time freedom, to make new relationship, social circle, to help society and in nation building। तो ये कुछ रीजन है। आगे ले चलता हूँ। लिस्ट मेकिंग एक मजबूत मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए पहला कदम है भावी सहभागियों की एक बड़ी सी लिस्ट तैयार करना। आपकी लिस्ट इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा संसाधन है। लिस्ट बराबर आशा। हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना सबसे आसान प्रक्रिया है और इसे बनाने में करीब 30 से 60 मिनट लगते हैं। पर यह अजीब बात है कि जो लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं उनमें से 80% लोग अपनी लिस्ट नहीं बनाते। अच्छी बात यह है कि आपको लिस्ट बनाने के लिए घर से निकलने की या किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। आपकी मीटिंग का रिजल्ट कुछ भी हो, कोई आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी कहे, जब तक आपकी लिस्ट में लोग हैं और आपको पता है कि आपने अभी तक कई लोगों को बिजनेस नहीं दिखाया है, तो आप अपना बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी 10-20 लोगों की लिस्ट है तो ये प्रतिक्रिया कोई सुनामी से कम नहीं है जो आपके बिजनेस को बहा कर ले जाएगी। पर इसी परिस्थिति में अगर आपकी लिस्ट 300 से ज्यादा लोगों की है तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो अभी तैयारी मात्र की है। लिस्ट के अधिकांश लोगों को अभी बिजनेस दिखाना बाकी है। अन्य लोग तो ये निगेटिव बातों से बिजनेस नहीं छोड़ते हैं, ये बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। याद रखें, आज जिन लोगों से मिलने में आप झिझक रहे हैं वो आपको कुछ महीनों में धन्यवाद जरूर देंगे। आपने उनका नाम अपनी लिस्ट में शामिल रखा था। आगे लेके चलता हूँ। लास्ट स्लाइड है। इस बिजनेस में सबका साथ नहीं देंगे। इस क्लिप को, इस स्लाइड को मैं एक वीडियो की मदद से समझाना चाहूंगा। 1 मिनट।
मिनट सर। इसकी शेयर हो रही है सर? जी हो रही है। तो आपको ज़ेरोक्स सेंड कर दूँ? ओके मैम, ओके मैम, ओके ओके, मैं कल आता हूँ। 11 बजे चलेगा? ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, और मैम वो मेरा लोन वाला कब तक हो जाएगा? ओके फाइन 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 मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, ओके, या थैंक यू। सीरियसली? हाँ श्रुति, ये राघव का कुछ पता है क्या? फोन नहीं उठा रहा है वो। अच्छा तू बिजी है? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं देखता हूँ। अबे कहाँ हो बे? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से कॉल कर रहे हैं तुम्हें? व्हाट? अबे लेकिन हम, अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। हाँ तुम नीचे आओ। क्या नौटंकी है ये? यार एक बार डिस्कस तो कर लेते। व्हाट डू यू मीन डिस्कस कर लेते? क्या है ये? ऊपर चल के बात करते हैं। फाइन। राघव क्या है ये? वी टॉक्ड अबाउट दिस। यार ऐसे थोड़ी होता है, रात को चढ़ गई थी भाई। मैंने फ्रस्ट्रेट होके बोल दिया कि रिजाइन करते हैं, भाई साहब रिजाइन करके आ गए। फ्रस्ट्रेट, एग्जैक्टली, दैट्स द वर्ड। ब्रो, इट्स बीन 2 years, हम नौकरी कर रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार हम स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, एक्शन कभी नहीं लेते। बट दिस टाइम वी हैव टू रिस्क, वी हैव टू थिंक। थिंक? डिड यू जस्ट से थिंक? भाई अगर तू सोचता ना तो बात बात पे यू रिजाइन नहीं करके आता। हमें क्या नहीं मिल रहा हमारी जॉब करके? हम महंगे अपार्टमेंट में रहते हैं, कार की ईएमआई पे कर पाते हैं और हफ्ते में 2 दिन दारू पार्टी कर लेते हैं। ठीक है यार कि 9 to 5 तक हमारी मार ली जाती है,
ठीक है कि हम भी सपने देखते हैं, एक दिन हमारी वैसी बड़ी कंपनी होगी, बट बेटा सपने और हकीकत में ना जमीन आसमान का फर्क रहता है। मुझे नहीं चाहिए, व्हाट? मुझे नहीं चाहिए किसी और की दी हुई कार, किसी और का दिया हुआ पैसा या घर। एटलीस्ट अब तो नहीं चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड लास्ट नाइट टू क्विट एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑफ आवर ओन। क्या प्लान क्या है तुम्हारा? Bro, I have done everything. Full plan is ready. बनारस चलते हैं। नो मेरा नो दोस्त है ना नो, चंदन। नॉट अगेन। डोंट टेल मी कि हम एमबीए करने के बाद और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब करने के बाद तुम्हारे होम टाउन जाके और चाय बेचने वाले। राघव, यही तो बात है। कुछ भी। This is where people get this business wrong. तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। I'll tell you everything from बोल। beginning to end. बनारस आज के टाइम पे कल्चर, योगा और हेरिटेज का हब बना हुआ है। अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया और ना जाने कितनी जगहों से लोग लाखों की तादाद में हर साल वहाँ जाते हैं। अब बात अगर खाने पीने की करोगे तो लोग इंडिया आते हैं पिज्जा बर्गर खाने नहीं, इंडियन स्ट्रीट फूड को एंजॉय करने। एंड दिस इज वेयर वी कैन स्टेप इन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वेट, आई शो यू। चाय तो हर किसी ने पी रखी है, हम पिलाएंगे शुद्ध भारतीय चाय। मसाला चाय, अदरक वाली चाय, लौंग वाली चाय, पुदीने वाली चाय, दूध वाली चाय, तेज पत्ते वाली चाय, इलायची वाली चाय, बॉम्बे की कटिंग चाय, कश्मीरी चाय, सुलेमानी चाय, तुलसी वाली चाय और हमारी फेवरेट सिगरेट वाली चाय। ग्रेट। इसमें बिजनेस का है। वेट, आई विल एक्सप्लेन। बात अब अगर बिजनेस की करें तो चंदन विल बी चंदन बनारस के ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट गाइड्स को जानता है। और एक गाइड लोग जब टूरिस्ट्स को लेकर निकलते हैं तो मंदिरों और घाटों को दिखाने के बाद दे टेक देम टू सम फेमस फूड कॉर्नर्स। दिस इज द पॉइंट वेयर वील प्ले द ट्रिक। हम उन गाइड्स को कमीशन देंगे ताकि वो टूरिस्ट्स को हमारे कैफे में लेकर आए। एक चाय बनेगी ऑलमोस्ट 2 से 3 रुपए में और बिकेगी 250 की। जस्ट इमेजिन द प्रॉफिट। लिसन, तेरा आइडिया अच्छा है, इनफैक्ट इट्स ब्रिलियंट, और तू बनारस से है एंड आई नो तूने मार्केट रिसर्च भी की हो, बट व्हाट? यार अनुष्का का बर्थडे है नेक्स्ट मंथ। भाई उसे आईफोन चाहिए और इस बार मैं उसे मना नहीं कर सकता। और मेरी कार की ईएमआई, तुझे पता है कि मेरी कार की ईएमआई जाती है हर मंथ, कैसे पे करूंगा? और मॉम डैड का क्या बोलूंगा उन्हें? क्या सोचेंगे वो कि इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर और मैं बनारस। मेरे सारे कजन्स ने ना घर ले लिया अपना। यू लिस्निंग? अपना घर। सब हंसते हैं मुझ पर। लिसन भाई, अभी भी टाइम है। ऑफिस जा और रेजिग्नेशन वापस ले। अरे बिजनेस का क्या है, करेंगे ना यार, हम बिजनेस तो करना ही है कभी ना कभी। और कौन साला ये कुत्तों की नौकरी करना चाहता है? कुछ ढंग का करेंगे, बट नॉट नाउ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या चलो मुझे निकलना है, एचआर की मीटिंग है, कुछ बंदे आए हैं बाहर से। आई हैव टू गो। ये ले। अरे श्लोक भैया,
कैसे हैं मुकेश भैया? ठीक है भैया, चाय लेंगे? हाँ दीजिए ना। कौन सा वाला दे, 10 वाला, 20 वाला, या आपका वाला दे दे? हमारा वाला ही दे दीजिए। मुकेश भैया, वो आपके साथ वाले नहीं दिखाई दे रहे, एक और लोग होते हैं ना आपके साथ? नहीं भैया, वो अब नहीं आते। तो आप अकेले ही इधर? हाँ भैया, उनको जुहू पर मूंगफली बेचना था, बोले अब हम चाय नहीं बेच पाएंगे। हम बोले कोनो बात नहीं भैया, अगर साथ में किसी के आने का इंतज़ार करेंगे ना तो हो चुका धंधा। भैया चाय। ये लीजिए। हेलो चंदन, का हलवा हो? हम एकदम मस्त। अरे यार, वो शुक्ला जी वाली शॉप जो 80 घाट के पास में रहा है कि उठ गया है? अरे सही है भाई, सही है। सुना, ऐसन करा ओके फटाफट बुक करा ला। पैसा हम तो के बेजत हैं, तू बस ओके बुक करावा। ओके सर। सर यही इस मीटिंग में बहुत बड़े सीनियर लीडर्स थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन हम इस मीटिंग को अपनी टीम को ध्यान में रखकर बनाने की कोशिश किए थे। बाकी हमारी सब मीटिंग खत्म हो गई है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत ही आपने बेहतरीन सेशन किया है। वाकई में बहुत ही लाजवाब सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। मैंने पहले ही बताया था कि आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करी थी इस सेशन को बनाने के लिए, और आपकी पीपीटी भी बड़ी लाजवाब थी और बहुत ही जबरदस्त आपने पीपीटी बनाई है। पूरा जो है एनिमेशन जो जो उसमें डिजाइन किया गया था, बहुत ही अच्छा हमें लगा। जो है बहुत ही बेहतरीन सेशन था। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपने जजेस के पास चलते हैं, शर्मा जी के पास चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे शर्मा जी? हेलो सर, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सर, जैसा कि आपने पहले भी बता दिया था और अभी भी आपने फीडबैक बता दिया, वास्तव में दीपक सर का तो हमेशा ही बहुत बढ़िया सेशन रहता है। बहुत अच्छी चीज, नए चीज आप लेकर के हम लोग के बीच में आते हैं। आज आप